तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CUET जनरल टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये पेपर 6 अक्टूबर 2022 को हुआ था। तो इस पेपर को सॉल्व करने के बाद हमें ये आइडिया लग जाएगा कि आखिर जनरल टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन का लेवल क्लास 9 और क्लास 10 का होता है। तो यहाँ पर आपको सीखना ये है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि आपको सॉल्व करने की अप्रोच सीखनी है। क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको उसको इस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है कि आप कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल सकें। मतलब यहाँ पर आपके पास टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चन आसान है, बस आपको उन्हें स्पीड के साथ सॉल्व करते हुए जाना है। तो एक अच्छी अप्रोच क्या हो सकती है इस पेपर को सॉल्व करने की, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस पेपर को सॉल्व करते। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो एक्ट्रेस एंड मॉडल हरनाज संधू वॉज क्राउंड एज। तो हमें यहाँ पर 4 टाइटल दिए गए, हमें बताना है इसमें से हरनाज संधू ने कौन सा टाइटल जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब भी पेपर हुआ था 2022 में, तो उस समय का ये करंट अफेयर था, क्योंकि 2021 में 2021 में हरनाज संधू ने ये टाइटल जीता था। तो आपको इस तरीके के टाइटल याद रखने हैं। आप ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं 2024 में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको 2023 का करंट अफेयर अच्छे से पढ़कर जाना है। सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको याद रखने हैं, उसमें से कोई भी एक अवार्ड आपसे पूछ लिया जाएगा। और ज़्यादातर शिफ्ट में ये पूछा भी गया था पिछली बार, तो आपको इसको एक बार याद कर लेना है। हालांकि याद तो नहीं किया जा सकता, आप इन सारे टाइटल्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज रिड्यूस बाय 50%, द सरफेस एरिया विल रिड्यूस बाय। आपने क्यूब की साइड को 50% से रिड्यूस कर दिया है, तो उस पर उसके सरफेस एरिया कितने से उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने की सबसे बढ़िया अप्रोच है, सबसे पहले तो आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पता होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। मानते हैं कि क्यूब की साइड 10 है, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो 6 × 10² हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू आपने 10 एज्यूम करी यहाँ पर। तो 6 × 100, तो एरिया आ गया 600 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने जो साइड है उसको 50% से रिड्यूस कर दिया। आपने जो साइड है उसे 10 माना था, 10 को 50% से रिड्यूस कर देना। तो 10 का 50% 5 होता है, तो जब आप 10 को 5 से रिड्यूस कर देंगे तो नई साइड आपकी 5 हो जाएगी। अब अगर आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 6 × 5 का स्क्वायर, यानी कि 6 × 25, जिसकी वैल्यू होती है 150। यानी कि पहले आपका एरिया 600 था, अब आपका एरिया 150 है। यानी कि आपका जो एरिया के अंदर फर्क आया वो 600 माइनस 150, यानी कि 450 यूनिट्स का ये डिफरेंस है। इतने से एरिया आपका कम हो गया है। तो ये तो यूनिट्स के अंदर आंसर है, लेकिन अगर आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 4650 डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल एरिया था 600 इंटू परसेंटेज के लिए 100। यहाँ पर आप कैंसिल कर दीजिए। अब आप अगर यहाँ काटेंगे तो 6 7 42 एंड 6 5 30, तो ये आपका 75% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे और काफ़ी सारे पेपर्स में आप ये पाएंगे कि मेंसुरेशन से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट के अंदर। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को आपकी शिफ्ट में मिल जाएगा। अब सरफेस एरिया वैसे तो आपने क्लास 9 10 में पढ़ा था। यहाँ पर आपने कुछ फिगर्स पढ़ी थी, जैसे आपने क्यूब पढ़ा था, क्यूबॉइड पढ़ा था, कोन था, साइलेंडर था, स्पेयर था और हेमिस्फेयर था। तो आपको इन सभी फिगर्स के अच्छे से सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, और इसी से रिलेटेड आपको आपकी शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हालांकि अगर परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है जिसमें साइड को रिड्यूस करा गया हो या इंक्रीज करा गया, तो उसमें आपके लिए बेस्ट अप्रोच ये, आप अपने मन से एक एग्जांपल मानिए, वो उसे आप इनिशियल पोजीशन पर रखिए, और फिर अगर इंक्रीमेंट है तो बढ़ा दीजिए, डिक्रीमेंट है तो उसे घटा दीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75%। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, हमें एक ऑपरेशन दिया गया है ए और बी के बीच में, जिसकी वैल्यू है 3a - 4b। यही सेम ऑपरेशन हमें 3 और 4 में यूज़ करना है, और हमें बताना है कि हमारा आंसर होगा क्या। ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो सिंपल हमें लॉजिक लगाना है यहाँ पर। तो हमारे पास जो हमारा ऑपरेशन है वो है ए और बी के बीच में, जो कि 3a - 4b है। अगर यही सेम ऑपरेशन हम लोग 3 और 4 में यूज़ करें तो आप देखेंगे ए की जगह पर 3 का इस्तेमाल हो रहा है और बी की जगह पर 4 का। तो आपको ए की जगह पर 3 लिखना है और बी की जगह पर 4 लिखना है। तो ये वैल्यू आपकी 9 - 16 यानी कि -7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
सिंपल लॉजिक बेस ही हमारा क्वेश्चन था। तो आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग का है। हमें ट्राइंगल वर्ड का कोड दिया गया है, हमें रेक्टेंगल वर्ड का कोड यहाँ पर फाइंड करना है। जब भी आपको कोडिंग का क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से इसका कंपैरिजन कर लेना है। तो सबसे पहले जो हमें वैल्यू दी गई है वो ट्राइंगल की वैल्यू, तो हम ट्राइंगल लिख लेंगे और फिर इसका कोड लिख लेंगे। इसका कोड है हमारा वी टी के सी पी आई एन और जी। तो आप देखेंगे अगर हमें टी से वी पर जाना है तो बीच में हमने एक वर्ड यू को छोड़ दिया है, तो यानी कि हमने +1 किया है। अगर हमें आर से डी पर जाना है तो हमने एस को यहाँ पर छोड़ा है, आई से के पर जाने पे हमने जे को छोड़ा, तो हमें पैटर्न यहाँ पर मिल चुका है। जैसे आपको पैटर्न पता लग जाए तो आपको दिख रहा है आपको एक वर्ड छोड़कर अगला लिखना है। तो अब हमें जो ये पैटर्न है ये रेक्टेंगल में लगाना है। तो अप्लाई करते हैं। रेक्टेंगल में अगर आप आर के बाद एस को छोड़ेंगे तो आपको टी लिखना पड़ेगा, ई के बाद जी आ जाएगा, सी के बाद ई आ जाएगा, यू को छोड़कर वी, बी को छोड़कर सी, ओ को छोड़कर पी, आई होगा यहाँ एल है तो एन हो जाएगा, ई है तो जी हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू है वो हो जाएगी। अब आप इसे मैच कर सकते हैं, आई एन जी लास्ट में होना चाहिए PING, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कोडिंग का तरीका होता है। कोडिंग में आपको पैटर्न पहचानना है कि +1 +2 +1 2 3, तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं। तो आपको कंपेयर कर पैटर्न पहचानना है और जिस चीज़ का कोड आपको चाहिए आपको वही सेम पैटर्न उस दूसरे नंबर के अंदर या दूसरे वर्ड के अंदर उसे आपको अप्लाई कर लेना है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज़ द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेज हैं उनके कुछ चीफ ऑफ स्टाफ्स होते हैं, तो आपको हर किसी का पता होना चाहिए। ठीक है, आर्मी का आपको पता होना चाहिए, आर्म फोर्सेस का, आपको नेवी का पता होना चाहिए, आपको एयर फोर्सेस का पता होना चाहिए, करंट चीफ पता होने चाहिए, फर्स्ट चीफ पता होने चाहिए। आपको एक पोस्ट अभी हाल ही में बनाई थी CDS, तो फर्स्ट CDS के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ये फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ हैं इंडियन आर्मी के। हालांकि यहाँ पर एक नाम आपको दिखेगा विपिन रावत का। विपिन रावत हमारे फर्स्ट CDS हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक एरोप्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था इनका, उसमें इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। तो उस समय पर हमारे CDS विपिन रावत थे और ये फर्स्ट CDS हैं। इसके बाद वाले जो करंट वाले हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको इंडियन नेवी के, एयर फोर्स के, आर्मी के, सबके आपको चीफ पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर से हमारे सामने एक सीरीज का क्वेश्चन है। इस सीरीज में आपको नेक्स्ट नंबर बता करना है। तो सीरीज में मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ। वैसे तो हालांकि एक स्पेशल सीरीज है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप 2 को देखेंगे तो ये 2 ना 1 का क्यूब +1 है। जब आप 9 को देखेंगे तो ये 2 का क्यूब +1 है, 8 + 1 9, 28 3 का क्यूब +1 है, ये 4 का क्यूब +1 है। तो जाहिर सी बात है पैटर्न के अंदर अगला जो पैटर्न होगा वो 5 का क्यूब +1 मतलब 126। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक अप्रोच की बात अगर करें तो जब भी आपको ऐसी सीरीज दिखे तो आपको 2 तरीके से सीरीज देखने को मिलेगी। या तो वो स्पेशल पैटर्न होगा। स्पेशल पैटर्न क्या होता है कि आपको प्राइम नंबर लिख कर दिए गए हैं, आपको क्यूब्स लिख कर दिए गए, आपको क्यूब में एडिशन करा है, क्यूब में सब्ट्रैक्शन करा है, स्क्वायर में एडिशन करा है, स्क्वायर में सब्ट्रैक्शन करा है, तो स्पेशल सीरीज होती है। लेकिन अगर आपको पैटर्न पहचानना है तो पैटर्न पहचानने की सबसे बढ़िया अप्रोच ये होती है कि आप हमेशा गैप को देखिए। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन आपको देता तो यहाँ पर अगर आप गैप देखेंगे तो पहले आपको 7 का गैप दिखेगा, फिर आपको गैप ये दिखेगा 19 का, फिर आप आगे गैप चेक कर सकते हैं जो भी गैप हो। तो जब गैप बड़ा हो ना, जैसे इस तरह के बड़े नंबर है, तो आप हमेशा आपको मल्टीप्लाई वाला पैटर्न ढूंढना है। मल्टीप्लाई वाला पैटर्न होता है कि फर्स्ट नंबर की किसी से मल्टीप्लाई करी गई है, फिर उसमें कुछ प्लस या माइनस किया गया है। लेकिन अगर ये डेटा छोटा हो तो आपको सिंपल डिफरेंस के साथ ये पैटर्न करना है। तो आगे अगर क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से बात आपको समझ में आएगी। हालांकि स्पेशल सीरीज आपका कोई पैटर्न नहीं होता, बस आपको देखकर स्पेशल सीरीज पता होनी चाहिए क्यूब है, स्क्वायर है, ये क्या चीज़ है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नीरज चोपड़ा के बारे में बताना है कि नीरज चोपड़ा एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स इवेंट। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी थे क्योंकि इन्होंने ओलंपिक्स में एक मेडल जीता था और नीरज चोपड़ा जो है वो एथलीट है, इन्होंने जेवलिन थ्रो में ये मेडल जीता था ओलंपिक्स में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स प्लेयर्स के बारे में भी पता होनी चाहिए क्योंकि ये जनरल नॉलेज है, तो मतलब जनरल अवेयरनेस, आपको करंट से रिलेटेड जो डेटा है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। तो हमें ए दिखा है, फिर ए के बाद जो इस्तेमाल हो रहा है वो सी होता है, फिर ई है, फिर जी है, आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट भी ढूंढना है और नंबर भी ढूंढना है। तो आप देखेंगे ए से अगर सी को जाना है तो उन्होंने बीच में बी को छोड़ दिया है। जब आप सी से ई पर जा रहे हैं तो डी को छोड़ा गया है, ई से जी पर जा रहे हैं तो एफ को छोड़ा गया। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको जी पर जाना है तो आप एच को छोड़ेंगे और आई का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में आई है वो ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें आई नहीं है वो ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब आपको ए और सी में से आपका एक करेक्ट है, तो आइए नंबर के अंदर देखते हैं नंबर के अंदर क्या पैटर्न है। 2 है, 5 है, 8 है, 11 है। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बात बताई कि आपको गैप चेक करना है। तो यहाँ पर गैप 3 का है, यहाँ पर भी गैप 3 का है, यहाँ पर भी गैप 3 का है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, अगला गैप भी आपका 3 का हो। तो 11 में आप 3 ऐड करेंगे तो 14। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे नबर्द की फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है। नबर्द एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में और एग्रीकल्चर की फील्ड में असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, लोन देना फार्मर्स को, इस तरह के रूरल एरिया में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। तो इसमें से राज्यसभा में इनमें से किसका कोई भी मेंबर नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी का कोई भी मेंबर राज्यसभा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज गोल टू अचीव 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन द स्कूल एजुकेशन बाय द ईयर। तो ये हमने टारगेट रखा है। तो इस टारगेट जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, तो इसमें हमने एक टारगेट रखा है 100% अचीव करने का, और ये टारगेट हमारा हमें 2030 तक अचीव करना है। ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमारा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। तो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे हर साल 5 जून को बनाया जाता है। आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज याद रखने, जैसे कि वर्ल्ड योगा डे, कैंसर डे, यूथ डे, तो इस तरह की डिफरेंट आर्मी डे, तो इस तरह के डिफरेंट डेज आपसे पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए सभी इंपॉर्टेंट डेज की जो थ्रू आउट द ईयर आते हैं, और फिर आपको उन्हें 1-2 बार पढ़ लेना है ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर वो चीज़ें याद रहें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें डॉग वर्ड का कोड दिया है 26। अब इसके अंदर अप्रोच ये होती है कि ज़्यादातर इनके जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनका सम होता है, या न्यूमेरिकल वैल्यू के अपोजिट का सम होता है। तो आइए देखते हैं। डॉग डी की वैल्यू 4 है, होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर। ओ 15 पर आता है, और जी जो है हमारा वो 7 पर आता है। तो अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपका 26 यहाँ पर बन रहा है। अच्छा, इसको डबल कंफर्म करते हैं। हमें दूसरा कोड भी दिया गया है फ्लाई का। फ्लाई में एफ हमारा 6 है, एल 12 है, वाई हमारा 25 है। इनको आप ऐड करिए तो आपको 43 बन रहा है। इसका मतलब लॉजिक लग रहा है, तो यही लॉजिक हम बर्ड में भी लगाते हैं। BIRD। बी सेकंड पोजीशन है, आई 9th पोजीशन है, आर 18th पोजीशन है, डी 4th पोजीशन है। इनको आप ऐड करिए तो ये आपका वैल्यू बनती है 33। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जब भी आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपको उनके कोड्स को, जैसे डी की पोजीशन 4th होती है, ओ की पोजीशन 15th होती है, उनको आपको ऐड कर देख लेना है। कभी कभार ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, कभी कभार अपोजिट वैल्यूज भी होती हैं। जैसे डी एक अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है जिसकी वैल्यू इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 4 है। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। अगर हम रिवर्स कर लिखें तो W जो है वो D का अपोजिट है, तो उसके कोड का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, सम किया जा सकता है अपोजिट कोड्स का। तो 2 टाइप्स की अप्रोच यहाँ पर होती है, तो वो आपको चेक करनी है कि कौन सी अप्रोच या कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट डेटा से रिलेटेड, आपको बस ये चीज़ें पढ़ लेनी है। स्टैटिक जीके का पार्ट होता है जहाँ पर आपको डेटा याद करना होता है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, तो कौन सा सी? तो इसका ऑप्शन नंबर है डेड सी, जिसकी हाईएस्ट सैलिनिटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस दैट एक्सपेंस रिमेन्स सेम। यहाँ पर किसी कॉमोडिटी का प्राइस 25% से बढ़ा दिया गया है और आप ये चाहते हैं कि आपका जो एक्सपेंस है वो ना बढ़े, तो आपको क्या करना होगा? आपको अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो वो कंजम्पशन आप जितना रिड्यूस करेंगे वही बताना है कि आपने कितना कंजम्पशन रिड्यूस करा है। तो उसमें भी हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। हम मानते हैं किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपीज़ है और हम उसकी 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, तो नॉर्मल सी बात है 1000 रुपीज़ हमारे खर्च हो जाएंगे। अब एक नया केस बनाते हैं। P1 प्राइस को 25% से इंक्रीज करा गया, तो पहले हमारा प्राइस 100 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ का 25% 25 होता है, तो यानी कि जो हमारा नया प्राइस है वो 125 यहाँ पर हो जाएगा। और एक्सपेंस हम बढ़ा नहीं सकते। एक्सपेंस पहले भी हम 1000 खर्च कर रहे थे, अब भी हम 1000 ही खर्च कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या? पहले अगर हम 1000 खर्च कर 10 क्वांटिटी खरीदते थे 100 रुपये के हिसाब से, लेकिन अब हमें क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो हम अगर 1000 रुपये हम खर्च करना चाहते हैं और एक चीज़ की वैल्यू 125 है, तो उसे आप कैंसिल करेंगे तो 8 आंसर आएगा। इसका मतलब अब आप 8 क्वांटिटी खरीद पाएंगे। तो पहले आप 10 क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब आप 8 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो आपने 2 क्वांटिटी रिड्यूस करी। कितने पर? ओरिजिनल आपकी 10 थी, वैल्यू निकालिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। तो इसका मतलब 20% इसका आंसर हो गया। हालांकि मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से एक बात शेयर करता हूँ। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये डेटा 25% दिया गया हो और ये किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, तो अगर थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो इसका आंसर आपको 20% ही मिलता है। ये एक रिलेशन होता है 20 और 25% में। और अगर ऊपर डेटा 20% हो तो नीचे आंसर आपको 25% देखने को ही मिलेगा। तो आप इस लॉजिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको प्रॉपर तरीका बता दी जिस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आ गया है। बेसिक क्वेश्चन एज प्रॉब्लम है यहाँ पर। मोहन्स मदर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज मोहन। मानते हैं मोहन की मदर x ईयर्स और मोहन को y, तो मोहन की एज का 3 टाइम करने पर मोहन की मदर की एज आती है। तो यहाँ से हमारा एक केस बन गया x = 3y। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 6 ईयर, तो 6 साल बाद जो भी मोहन की मदर की एज थी उसमें 6 ऐड होगा और मोहन की एज में भी 6 ऐड होगा। तो आपको ये बात पता है कि भाई यहाँ पर मोहन की एज कम है, तो अगर उसे मदर की एज के इक्वल करना है तो हमें किसी नंबर से या तो मल्टीप्लाई करना होगा या कोई नंबर यहाँ पर ऐड करना होगा। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। हिज मदर विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज ही विल बी। तो मदर जो है वो ट्वाइस हो जाएंगी इसकी एज का, तो हमें मोहन की मल्टीप्लाई 2 से करानी है मोहन की एज की। तो x + 6 = 2y + 12। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बनी x - 2y = 12। ऊपर आपको x की वैल्यू नजर आ रही है, 3y x की वैल्यू है, तो x की जगह पर 3y पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? यहाँ पर एक डेटा में यहाँ एरर हो गई, ये 6 भी तो उधर आकर माइनस होगा, तो यहाँ 12 नहीं 6 आएगा। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। इसका मतलब मोहन की जो एज है वो 6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो UNDP पब्लिश करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है IMF, इंडियन मॉनेटरी। तो जो इंडियन मॉनेटरी फेडरेशन है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेटा को रिप्रेजेंट करती है। यूनेस्को का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ज़्यादातर हेरिटेज साइट्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं। यूनिसेफ का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई अपने काम से रिलेटेड डेटा को पब्लिश करता है। तो UNDP का काम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को पब्लिश करना, और भी डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स को ही पब्लिश करते हैं। जैसे आप लोगों ने और भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये डिफरेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड डेटा को टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साइंस फील्ड का क्वेश्चन है, पेंसिलियम क्या है? तो पेंसिलियम एक फंगी है।
स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ पर जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको सैम्पल पेपर भी अवेलेबल हो जाएंगे, जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस में और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 8 इज। तो एवरेज निकालने के लिए आप लोगों ने छोटी क्लासों में सीखा, मीन कहते हैं इसे। तो आपको सारे नंबरों को ऐड करना है और जितने भी नंबरों को ऐड करना है उतने नंबर से उसे आप डिवाइड करा देंगे। तो हमें फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 8 लिख लेना है। तो 8 होगा, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64। अब इन सबको ऐड करने का एक तरीका है कि हम एक एक नंबर को ऐड करें। हालांकि अगर हम यहाँ पर टाइम अपना बचा सकते हैं, आप लोगों ने क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, तो इसका क्वेश्चन है। तो नंबरों को अगर ऐड करना है तो आपका फॉर्मूला है n/2 a प्लस an। n रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर 8 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। a रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म, an रिप्रेजेंट लास्ट टर्म। तो अब आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आप 2 से 8 को काट दीजिए 4 पर, 72। तो इन सब नंबरों का सम 288 है। अपॉन, अब आप एवरेज निकाल रहे हैं तो आपने 8 नंबरों को ऐड करा, तो नीचे 8 से काटिए 36। तो यानी कि इन सबको नंबरों का एवरेज कितना आएगा, 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी। आपने ये बात पढ़ी होगी या ऑब्जर्व भी करी होगी, जब हम हिल स्टेशन पर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है। तो जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर आप हिल स्टेशन पर जा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या वो सी लेवल के बराबर रहेगा, या सी लेवल से ज़्यादा हो जाएगा, या सी लेवल से कम हो जाएगा, या इक्वल टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, लेस देन दैट एट सी लेवल। सी लेवल से कम रहेगा ये। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विथ 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ 22 सेंटीमीटर rolled along its width and a cylinder is formed, the radius of the cylinder is। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है और इस रेक्टेंगुलर शीट की जो लेंथ है वो 22 है और विथ इसकी 8 है। जब आपने इसको रोल करा तो इसने एक सिलेंडर की फॉर्म यहाँ से ले लिया। तो आपको ये बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा। देखिए यहाँ पर मानते हैं इस रेडियस को नाम, इस रेक्टेंगल को नाम देते हैं ABCD। तो जब आपने रोल करा तो आपने ए वाले पार्ट को डी वाले पार्ट से मिलाया। तो जब ए वाला पार्ट डी वाले पार्ट से मिलेगा तो एक सर्कुलर फॉर्म ले लेगा, ऐसे बी वाला पार्ट सी वाले पार्ट से मिलेगा तो भी एक सर्कुलर फॉर्म ले लेगा। मतलब AD जो है वो मिलकर सर्कल बन चुका है। तो ये जो आउटर लाइन है ये सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22 है। तो सर्कमफ्रेंस हमारा 22 बन जाएगा यहाँ पर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr होता है। तो यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, 22 से 22 कैंसिल आउट, रेडियस की वैल्यू 7/2। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये जो हमारा सिलेंडर बनकर तैयार हुआ है इसका जो रेडियस है वो 7/2 होगा और ए की बी की जो लेंथ है वो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी। तो जो हाइट है सिलेंडर की वो 8 है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ द आउटर CS ऑफ अ सिलेंडर इज पेंटेड एट द रेट ऑफ 0.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है। हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है और हम जो पेंट कर रहे हैं वो आउटर CSA पर उसकी मल्टीप्लाई 0.5 से करा देनी चाहिए। CSA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRH इंटू 0.5। वैल्यू रखते हैं, पाई का मतलब 22/7, रेडियस हमने अभी कैलकुलेट करा था 7/2, हाइट सिलेंडर की 8 है, 0.5 का मतलब 5/10। तो अब आप इसे कैंसिल कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7, 2 से 11, तो 11 इंटू 8 यानी कि 88 रुपीज़ की आपकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यहाँ पर आएगी। आपको ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए क्योंकि बिना फार्मूले के आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। और फार्मूले बड़े ही बेसिक है, हमने 9th-10th क्लास में ये सब अच्छे से कर रखे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हमें पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, πr²h। पाई को पाई रहने देते हैं। रेडियस हमने निकाला था 7/2 इंटू 7/2 और हाइट हमारी 8 थी। 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2,
7 इंटू 7 49 एंड 49 इंटू 2 98 और पाई को एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि हमें ऑप्शन में पाई नज़र आ रहा था, तो 98 पाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज सिचुएटेड एट। आरबीआई का आपको हेडक्वार्टर बताना है, तो सिंपल सा आंसर है इसका मुंबई। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे सामने करंट अफेयर है। इसके अंदर है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये 2022 में पूछा गया था, तो उस समय 15th फाइनेंस कमीशन थी। अब करंट में अगर हम बात करें तो 16th फाइनेंस कमीशन चल रही है, तो आपको इसका भी चेयरमैन पता होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन आपको उनके चेयरमैन के नाम याद रख करने हैं। आज ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। आपको हेडक्वार्टर ऑफ WHO बताना है वो कहाँ पर है। WHO की बात हमने अभी इसी वीडियो में पहले भी करी थी। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉजिकल रीजनिंग का है। यहाँ पे हमें बताया गया है सैमसंग और मोबाइल, तो यहाँ पर हमें इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए एक्शन के बारे में बताया। तो हमें पता है सैमसंग का एक पार्ट है, सैमसंग कंपनी है मोबाइल की। इसी तरह एक्शन जो है वो किससे रिलेट करता है, तो एक्शन जो रिलेट करता है वो मूवी से रिलेट करता है। एक मूवी की एक टाइप ही एक्शन है, ऐसे मोबाइल की एक कंपनी सैमसंग है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लॉजिक लगाना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कुछ लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो स्टैंडिंग इन अ रो है। 5 लोग हैं A B C D एंड D और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हमें बताना है किस ऑर्डर में स्टैंड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A इज बिटवीन B एंड D। A जो है वो B और D के बीच में स्टैंड करता है, तो इसके अकॉर्डिंग B होगा, फिर A होगा, फिर D होगा। और हालांकि एक दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है कि पहले D हो, फिर A हो, फिर B हो। यहाँ पर हमने 2 केस बना दिए। पहले केस में A B और D के बीच में, दूसरे केस में भी B और D के बीच में, बस उनका ऑर्डर लगे। तो दोनों में से दोनों तो सही नहीं होंगे, एक ही सही होगा। अब वो कौन सा सही है क्वेश्चन को आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है E इज नॉट स्टैंडिंग एट दी स्टार्टिंग। E शुरुआत में नहीं होगा, तो अभी तो E को नहीं बिठा सकते। तो आगे C के बारे में पढ़ते हैं। C इज जस्ट बिफोर D, D से ठीक पहले C है। तो केस नंबर 1 तो यहाँ पर कैंसिल हो गया क्योंकि D से पहले जगह खाली है ही नहीं। लेकिन केस नंबर 2 में आप C को यहाँ बिठाइए, तो E स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, तो E को आप एंड में बिठा दी। तो आपका ऑर्डर बनकर तैयार हो गया। आपका ऑर्डर है C D A B E। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा ऑर्डर था C D A B E। क्वेश्चन ने पूछा है हु इज एट द स्टार्टिंग ऑफ द रो, तो स्टार्टिंग ऑफ द रो में C है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ पर जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पेपर की PDF भी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको सैम्पल पेपर भी अवेलेबल हो जाएंगे जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस में और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये पेपर 6 अक्टूबर 2022 को हुआ था। उस समय पर जर्नल टेस्ट के पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। 75 क्वेश्चंस के अंदर 3 तरह के आपसे सब्जेक्ट्स पूछे गए जाते हैं। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है जिसे हम QA कह देंगे, LR मतलब लॉजिकल रीजनिंग और GS मतलब जनरल स्टडी। 20 to 25 क्वेश्चन जनरल स्टडी के रहते हैं, बाकी ये क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के मिलाकर होते हैं। आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पर अच्छे से मेहनत करनी है क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। रही बात जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस ऐसा सेक्शन है कि आप यहाँ पर 100% गारंटी नहीं दे सकते कि आप सारे क्वेश्चन सही करें, तो इसलिए आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पर ज़्यादा टाइम देना है। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे और आप इससे ये भी सीख लेंगे कि आखिर आपको एग्जाम के अंदर किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ से आप प्रीवियस ईयर से ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप के और किस तरीके के क्वेश्चन आखिर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए। टॉपिक्स आपको पता चल गए हैं कि किस चीज़ से
किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। मैं होप करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। चलिए मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।